3 साल पहले मैंने एक अजीब सी नौकरी की पेशकश देखी। नौकरी उपलब्ध, अच्छी सैलरी, कोई लाभ नहीं, गोपनीयता आवश्यक। मैंने आवेदन किया और 1 महीने बाद मिस्टर सोलोमन नाम के व्यक्ति ने मुझे एक अजीब सा काम दिया। मेरी नौकरी 6 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते में 7 दिन, एक सर्विलांस रूम में बैठकर एक कैमरा फीड देखना, हर घंटे एक लॉग में लिखना कि कुछ दिलचस्प हुआ या नहीं। 2 बटन, लाल बटन इमरजेंसी के लिए, हरा बटन अगर कुछ गंभीर। सैलरी $35 प्रति घंटा। मुझे लगा ये या तो सरकारी जॉब है या कोई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, लेकिन पैसे ने मुझे मना लिया। वाह कमरा और वाह लड़की। जब मैंने पहली बार कैमरा फीड देखा तो मैं हैरान रह गया। एक सुंदर लड़की, मैंने उसे राचेल नाम दिया, एक कमरे में कैद थी। कमरे में एक बेड, सोफा, टीवी और पेंटिंग का सामान था। वह कभी पेंटिंग कर पी, कभी टीवी देख पी, लेकिन कुछ गलत था। वह कभी बाहर नहीं जाती थी। कभी कभी अजीब कपड़ों वाले लोग आते और उसे जबरन ले जाते। वह कभी लड़ती, कभी चुपचाप जाती, लेकिन हमेशा सहमी हुई लगती। मैंने खुद को समझाया, शायद यह कोई एक्सपेरिमेंट है, शायद वह मानसिक रोगी है और उसका इलाज चल रहा है। मैं गलत था। राचेल रोज पेंटिंग बनाती थी। मैं उसके चेहरे के भाव देखकर अंदाज़ा लगाता कि वह क्या महसूस कर रही है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वह ज़्यादा तनाव में लगने लगी। एक दिन उसने 4 पेंटिंग्स बनाकर सोफे पर सजाई। पहली बार मैंने उसकी कलाकृतियाँ देखीं। एक जंगल, एक कुआं, एक घर और एक पुराना सिनेमा घर, सब सपने जैसे खूबसूरत। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मेरे होश उड़ गए। हर पेंटिंग में एक शब्द छुपा था, कृपया मदद करो थॉमस, कृपया मदद करो थॉमस। मेरा दिल धड़कना भूल गया। वह मुझसे मदद मांग रही थी। अब क्या? मैं डरा हुआ था। मैंने सोचा, क्या मैं लाल बटन दबाऊं? लेकिन क्या वे मुझे ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्या पुलिस को बुलाऊं? लेकिन मैंने गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। क्या भाग जाऊं? लेकिन राचेल का क्या होगा? तभी मॉनिटर पर राचेल ने सीधे कैमरे की ओर देखा, जैसे वे मुझे देख रही हो, और अपनी उंगली होठों पर रखी। फिर उसने एक नया कैनवास उठाया और तेजी से पेंट करना शुरू किया। मैंने हरा बटन दबा दिया। क्या होगा अब? क्या वे मुझे हटा देंगे? क्या राचेल को नुकसान पहुंचेगा? क्या यह सब किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो कृपया इस कहानी को शेयर करें। शायद कोई राचेल की मदद कर सके, या शायद मेरी, क्योंकि अब मैं भी खतरे में हूँ। मैंने अपने ऊपर लगे कैमरे के बारे में सोचा और अपना हाथ अपने चेहरे से हटा लिया। मैं वापस डेस्क पर आ गया और वहाँ बैठ गया, कांपना बंद करने की कोशिश करते हुए, खुद को सांस लेने के लिए मजबूर करते हुए। धीरे धीरे सोचो। पहली बात ये थी, क्या मुझे कोई बटन दबाना चाहिए? रेड बटन इमरजेंसी के लिए था। अगर वह कैदी या कुछ और थी और वह भागने की कोशिश कर रही थी तो वे इसे इमरजेंसी समझ सकते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता था, किसी को चोट नहीं पहुँची थी, और मुझे लगता है कि मिस्टर सोलोमन का मतलब था कि इसे पुलिस या एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी के लिए ही इस्तेमाल करो, इस तरह की चीज़ के लिए नहीं। लेकिन ग्रीन बटन के बारे में क्या? यह निश्चित रूप से कुछ नोटवर्दी था। न सिर्फ ये कि वह मदद मांग रही थी, बल्कि ये कि वह मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने खुद को एक पल के लिए रोका। मैं यह निश्चित तौर पे नहीं जान सकता था कि वह मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने कई थॉमस नाम के लड़कों के साथ स्कूल में पढ़ाई की थी। ये एक आम नाम था, लेकिन जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो उसने उस नाम को पेंट करने के चांस। मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा। हो क्या शब्द है! माँ कहा करती थी जब वह अपनी एंजल किताबें पढ़ती थी, स्केप्टिक्स। मैं स्केप्टिक भी नहीं बनना चाहता था। मुझे यह मानना ही था कि यह शायद मेरे लिए ही था, और यह कुछ ऐसा था जो वे जानना चाहेंगे। लेकिन क्या मुझे ग्रीन बटन दबाना चाहिए? मेरे हाथ डेस्क पर रखे मेटल बॉक्स की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मैंने झिझक दिखाई। मुझे नियम तोड़ना पसंद नहीं था, और मैं डर गया कि अगर मैंने इन्हें तोड़ा तो क्या होगा। अगर वे वास्तव में उसे कैदी बनाकर रखे हुए थे तो वे शायद बहुत बुरे लोग थे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था। शायद वे अच्छे थे और वह बुरी थी, लेकिन मैंने पहली बार उन शब्दों को पढ़ने के बाद मॉनिटर की ओर देखा। रेचल पहले से ही पेंटिंग्स को वापस सोफे से हटा रही थी
जैसे कि वह जानती थी कि संदेश मिल गया है। हर हाथ में एक कैनवास लिए वह कमरे के पार जाते हुए कैमरे की ओर देखी और ऐसा लगा जैसे वह सीधे मुझे देख रही थी। मेरा सीना कस गया जब मेरे हाथ बटनों से दूर हो गए। नहीं, मुझे नहीं लगता था कि वह बुरी थी। मैंने उसे सालों तक देखा था। मुझे लगता था कि मैं उसे जानता हूँ। पता चल जाएगा अगर वह बुरी होती। जितना अजीब लगे, एक तरह से वह मेरी दोस्त थी और मैं उसकी मदद करने की कोशिश करने वाला था। मैंने अपनी शिफ्ट का बाकी समय नॉर्मल एक्ट करने और क्या करना है यह सोचने में बिताया। मुझे पता था कि जो भी और देख रहा होगा उसने शायद पेंटिंग्स या मेरे व्यवहार को नोटिस किया होगा, लेकिन मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर सकता था। मैं इसे कूल रखने की कोशिश करूंगा और सोचूंगा कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। इस नौकरी से जुड़े जिन लोगों से मैं वास्तव में मिला था वे कुछ लोग थे जब मैंने पेपर्स भरे थे, और फिर मिस्टर सोलोमन जब उन्होंने मुझे मॉडल रूम दिखाया और नौकरी के बारे में बताया। मेरे पास उनमें से किसी से भी संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था सिवाय बटनों के। मेरे चेक इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिपॉजिट होते थे और मैं कभी भी सर्विलांस रूम में काम करने वाले किसी और से नहीं मिला था। उस सोच ने मुझे एक सेकंड के लिए रोक दिया। मुझे हमेशा अजीब लगता था कि मैं कभी भी आते जाते किसी से नहीं मिला। वह व्यक्ति जिसकी जगह मैं ले रहा था या वह व्यक्ति जो मेरी जगह लेने वाला था। मैंने हमेशा सोचा था कि शायद और लोग होंगे, यहाँ तक कि और सर्विलांस रूम भी, और वे हमें इस तरह शेड्यूल करते हैं कि हम एक दूसरे से न मिले। और मुझे अभी भी लगता था कि और लोग हैं। इसका एक कारण यह था कि ऐसा लगता था कि मैं अकेला नहीं था जो मेरे सर्विलांस रूम का इस्तेमाल करता था। वाटर कूलर, टॉयलेट पेपर, साबुन, ये सभी मेरे इस्तेमाल से ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होते थे। अगर यह सच था तो शायद मैं ये पता लगा सकता था कि वे कौन हैं, और शायद वे उन लोगों से बात करने के लिए सुरक्षित होते जिनके लिए मैं काम करता था। मैं उस रात 8 बजे काम से निकला और कुछ खाना लेकर घर जाने के बजाय मैंने अपनी कार ब्लॉक के चारों ओर घुमाई और फिर उस बिल्डिंग से सड़क पर पार्क कर ली जहां मैं काम करता था। जब मैं 1 मिनट के लिए घूम रहा था तो कुछ नहीं बदला था। कोई नई कार पार्क नहीं हुई थी, और अगर मैं सही था तो वे मेरे जाने के बाद ही किसी को मेरी जगह भेजते थे। तो मैं बैठकर इंतज़ार करने लगा। मैं थका हुआ था और सड़क काफ़ी खाली और बोरिंग थी, लेकिन मैं बहुत उत्साहित और डरा हुआ था कि सो नहीं सकता था। हर बार जब कोई कार गुजरती या कोई फुटपाथ पर चलता, मैं तन जाता। मैं कल्पना करता रहा कि कोई एसयूवी या वैन मेरे पीछे आकर रुकती। लोग बाहर निकलते और मुझे मेरी कार से खींचकर कहीं ले जाते, जैसे रेचल को रखा था मुझे मारने या यातना देने के लिए। आधा दर्जन बार मैंने कार स्टार्ट करके भाग जाने का सोचा, लेकिन हर बार मैं उस कमरे में अकेली उसके बारे में सोचता। उसकी मदद करने वाला मैं ही था और मुझे कोशिश करनी थी। 2 घंटे बाद एक मोटा गंजा आदमी पार्क करके बिल्डिंग की ओर चलने लगा। जैसे ही मैंने देखा कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जा सकता है, मैंने उससे बात करने के लिए अपनी कार का दरवाज़ा खोला। फिर मैं रुक गया। मुझे स्मार्ट बनना था। मुझे नहीं पता था कि वे कहाँ हैं, लेकिन मुझे यकीन था कि लॉकर रूम और बिल्डिंग के बाहर छिपे हुए कैमरे थे। अगर मैं वहां दौड़कर उस आदमी का सामना करता हूं, तो वे निश्चित रूप से जान जाएंगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। निराशा से आह भरते हुए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी शिफ्ट खत्म होने का इंतज़ार किया। मैंने फिल्मों की तरह उसका पीछा करने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे डर था कि मैं उसे खो दूंगा या वह किसी को मदद के लिए बुला लेगा। तो मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक वह 6 घंटे की शिफ्ट के बाद अपनी कार की ओर वापस नहीं चलने लगा, उम्मीद है कि कैमरों से दूर। और फिर मैं उस आदमी से मिला जिसे मैं चार्ल्स जेफरीज के नाम से जानने लगा। हे यार, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसने बिना देखे ही हाथ हिला दिया। सॉरी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। गुड, वह बोलते हुए मेरी ओर देखा और जम गया। ओ गॉड, नहीं, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए बच्चे। हमें बात करने की अनुमति नहीं है। मैं देख सकता था कि वह डरा हुआ था, लेकिन मैं उसे जाने देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इतना सब होने के बाद मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर दिया जब वह अपनी कार में जाने की कोशिश कर रहा था। तो तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने मतलब ही नहीं लगने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी आवाज़ में गुस्सा सुन सकता था। उसने फिर से दरवाज़ा खींचा,
लेकिन मैं अभी भी पकड़े हुए था और मैं उससे ज्यादा ताकतवर था। 1 सेकंड के कमजोर झटके के बाद वो घूमा। उसका चेहरा तनावपूर्ण और थका हुआ लग रहा था। हाँ, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम यहां मेरी तरह काम करते हो और मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। मैंने भौहें चढ़ाई। मिस्टर सोलोमन ने मुझे ये नहीं बताया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये नियमों में से एक है। उस आदमी ने सिर हिलाया। मिस्टर सोलोमन, हाँ, खैर, बहुत सारे नियम हैं जो वे तुम्हें नहीं बताते। मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि तुम क्या देखने वाले हो शुरू करने से पहले, है ना? जब मैंने सिर्फ आंखें नीची की तो वह आगे बोला, हाँ, मुझे भी नहीं बताया गया था। मैं ये नौकरी 10 साल से कर रहा हूँ। मैंने दूसरे लोगों को आते जाते देखा है, आमतौर पर क्योंकि उन्होंने उन नियमों में से एक तोड़ दिया जिनका जिक्र कभी नहीं किया गया। मैं अभी भी यहाँ हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपना सिर नीचा रखता हूँ और मुंह बंद। उसने मेरी ओर उंगली हिलाई। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए अगर अब तक बहुत देर नहीं हुई है। मुझे लगा जैसे मेरा पेट एक ठंडे गांठ में बदल गया है। बहुत देर? उस आदमी ने अपना चेहरा मला। बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि वे नहीं जानते कि हम बात कर रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ भी ऐसा होता है जिसके बारे में वे नहीं जानते? उसने बिल्डिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख और डर था। है, जहां तक मुझे पता है तुमने पहले ही हम दोनों को मार डाला है। सिर हिलाते हुए उसने मुझे पीछे धकेला और दरवाज़ा खोलना शुरू किया। जो भी हो, मैं ये जोखिम नहीं उठा रहा। तुम्हें सवाल पूछना बंद करना चाहिए और बस अपना काम करना चाहिए। ये ज़्यादा हेल्दी है। इतना कहकर वह अपनी कार में बैठ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने इस बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की, हालांकि मैं पहले से ही चिंतित था कि वे मुझे क्या बता रहा है, लेकिन ये सुनकर कि कंफर्म हो गया है, मैं स्तब्ध रह गया। मेरी प्लान वास्तव में क्या थी? शायद वे मुझसे ज़्यादा नहीं जानता था, और अगर जानता भी था तो वे जो कुछ भी बताता, मैं उसके साथ क्या कर सकता था? मैं भारी दिल से अपनी कार की ओर चला। मैं अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उससे ज़्यादा मैं उदास और शर्मिंदा था। मैं रेचल की मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि कैसे। मैं हार नहीं मान रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट की ओर गाड़ी चला रहा था, मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये कोई मूवी नहीं थी, मैं कोई हीरो नहीं था, और मेरे पास बचे हुए आइडिया सिर्फ ये थे कि या तो पुलिस के पास जाऊं, जो शायद उन लोगों के कंट्रोल में हो जिनके लिए मैं काम करता हूं, या खुद उसके कैद होने का प्रूफ लेने की कोशिश करूं। जैसे ही मैंने अपनी कार पार्क की और अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुसा, मैंने एक फ़ैसला किया। जब तक मुझे रातों रात कोई बेहतर आइडिया नहीं सूझता, मैं दोनों आइडिया पर अमल करूंगा। कल मैं कुछ भी अंदर ले जाने के नियम को तोड़ दूंगा। मैं अपने फ़ोन से सर्वेलेंस रूम का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, रेचल का, और कैसे वह कहीं फंसी हुई है, और मेरी ओर से जो कुछ भी मुझे पता है उसे बताते हुए। और मैं इसे हर अखबार, वेबसाइट और इंटरनेट चैनल को ईमेल कर दूंगा जिसके बारे में मैं सोच सकता हूँ। फिर मैं पुलिस के पास जाऊंगा, और अगर मैं पकड़े जाने से पहले तक पहुँच पाया तो उन्हें भी एक कॉपी दूंगा। शायद अगर मैंने यह सब किया तो भले ही मैं पकड़ लें, कोई रेचल की मदद करेगा। मुझे चोट लगने या मारे जाने के ख्याल से डर और चिंता हो रही थी। मेरे अंदर का एक हिस्सा कहता रहा कि मुझे बस वही करना चाहिए जो मुझे बताया गया है, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद के साथ नहीं रह सकता था, भले ही मैं गड़बड़ कर दूं। मुझे लगा कि मुझे कोशिश करनी ही होगी। मैं इतना खोया हुआ था कि मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलते हुए पीछे आने वाले व्यक्ति को नहीं सुना। थॉमस। मैं मुड़ा और अपने पैरों को कमज़ोर महसूस करते हुए दरवाजे से टकराया। मुझे या तो सपना देखना चाहिए या पागल हो जाना चाहिए। मैंने सहारे के लिए दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया जब मैंने अपने सामने खड़ी औरत को देखा। ये वह नहीं हो सकती थी, लेकिन किसी तरह वह थी।